ओके, सो लास्ट डिस्कशन बच्चों जहां तक हुआ था, दैट पार्ट वाज, मैंने आपको पूरा क्लासिकल पार्ट बताया था। क्लासिकल जेनेटिक्स में मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन किया कि मेंडल ने व्हाई ही ऑप्टेड फॉर पी प्लांट, व्हाई ही चूज पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, व्हाई मेंडल्स रिकॉग्निशन वाज टू लेट, लगभग उसके डेथ के 34 इयर्स बाद वो उसको रिकॉग्निशन मिला, बिकॉज उसने मैथ्स का ज्यादा इस्तेमाल किया था, प्रोबेबिलिटी बेस्ड कैलकुलेशन का ज्यादा यूज किया था। हमने ये भी पढ़ा कि व्हाट आर दोस 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, और ये भी पढ़ा कि those 7 pairs of contrasting traits present on which chromosomes, for which I told you a mobile number for Mendel, है ना? क्या था वो मोबाइल नंबर? 1754144 मतलब वो जिस क्रोमोसोम पर लोकेट कर रहे थे, दो मेंडल वाज नॉट नोइंग दिस, बट आज मॉडर्न साइंस को पता है कि दैट वाज लोकेटेड ऑन ओनली 4 क्रोमोसोम्स, 1, 7, 5 and 4, and then rest characters are present on that chromosomes only. पर बात में भी करेंगे जब मैं आपको मॉडर्न जेनेटिक्स की तरफ मैं ले जाऊंगा, बेटसन और पुनेट, सटन एंड बोवेरी की क्रोमोसोमल थ्योरी पर ले जाऊं, है ना? तब मैंने फिर आपको पढ़ाना शुरू किया मेंडल्स के लॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड के दो रेशियोज बताए, दैट वाज जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। द जीनोटाइपिक रेशियो वाज, monohybrid genotypic ratio was 1:2:1:1. 1. Monohybrid phenotypic ratio was 3:1. 3:1. Okay. Monohybrid genotypic and monohybrid phenotypic ratio, if we expand it, if we expand it till dihybrid cross, then 3:1 can be repeated and can be written twice, and numerically it should be 9:3:3:1. Perfect. Whereas genotypic ratio, which is we expect 1:2:1, that can also be written twice, so it should be 1:1, 2:4:1:1. Agree? Yes, sir. Yes, sir. After that we had a discussion. After that we had a discussion on test cross and back cross. So test cross ratio was, monohybrid test cross ratio was 1:1. Agree? Yes, सर सर Yes, समीक्षा को इन कीजिए ना। हाँ, देखता हूँ। Okay. After that we had discussed dihybrid test cross ratio. What was dihybrid test cross ratio? 1:1:1. 1:1:1. 4 times हमने 1 लिख दिया, क्योंकि टेस्ट क्रॉस में हम क्या कर रहे थे, रेसेसिव पेरेंट से क्रॉस करा रहे थे, और बैक क्रॉस में हम लोग किसी भी पेरेंट से क्रॉस करा दे रहे थे, राइट? सो स्टेटमेंट भी मैंने आपको दिया कि ऑल टेस्ट क्रॉसेस आर बैक क्रॉसेस, but all back crosses are not compulsorily test crosses. Agree? Yes, sir. Yes, sir. Perfect. उसके बाद बच्चों फिर मैंने आपको डेविएशंस बताने स्टार्ट किए। मेंडल के लॉ से डेविएशंस मैंने आपको बताए। मेंडल के लॉ से जो डेविएशंस थे, एज पर दोस डेविएशंस या तो 1 जीन इंटरैक्शन होता या तो 2 जीन इंटरैक्शन होता। 1 जीन और 2 जीन इंटरैक्शन में मैंने कुछ पॉइंट्स आपको बताए। 1 gene interaction was incomplete dominance, multiple allelism, and then incomplete dominance and codominance. Perfect. और इन तीनों के बाद मैंने आपको बताया 2 gene interaction. 1 gene interaction में incomplete dominance जो बताया, उसमें genotype और phenotype ratio was same. Agree? Yes, sir. फिर मैंने codominance बताया, again genotype and phenotype ratio is same. Agree? Yes, sir. Yes, sir. Then we discuss multiple allelism. मल्टीपल एलिज्म की जहां तक बात थी, तो मल्टीपल एलिज्म मैंने आपको बताया ब्लड ग्रुप AB, और मल्टीपल एलिज्म के केस में मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बताया टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ जीनोटाइप. व्हाट वाज दैट फॉर्मूला? n/n+1/2. n+1 divided by 2. कौन बोला? स्नेहल. वेरी गुड. n+1/2, ये मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ जीनोटाइप. परफेक्ट. चलिए
उसके बाद बच्चों फिर डिस्कस किया हम लोगों ने टू जीन इंटरेक्शन, इपिस्ट्रेसिस, और इपिस्ट्रेसिस के लिए बढ़िया से मैंने आपको बताया डोमिनेंट और रेसेसिव, और रेशियोज भी बताया मैंने 9:3, 12:3:1 और 9:3:4 बराबर। फिर सप्लीमेंट्री देखा, कॉम्प्लीमेंट्री देखा, एंड अब आज मैंने जो आपको दो इंपॉर्टेंट पार्ट बताने थे दैट वाज पॉलीजीन एंड प्लियोट्रॉपी, और एक लीथल जीन भी जो भी मॉड्यूल में दिया गया होगा। आई डोंट हैव मॉड्यूल, सो लेट अस स्टार्ट विद प्लियोट्रॉपी जो कि एनसीईआरटी में दिया गया है। ओके, एनसीईआरटी पेज नंबर अभी बच्चों में देख पा रहा हूं, तो एनसीईआरटी में पेज नंबर 78, if you will find पेज नंबर 78, तो वहां पर एक पैराग्राफ दिया गया, एंड एज पर दैट पैराग्राफ, अकॉर्डिंग टू दैट पैराग्राफ, हमें प्लियोट्रॉपी समझनी है। व्हाट इज प्लियोट्रॉपी? तो दो चीजें बहुत बेसिक क्लियर करते हैं, व्हाट इज पॉलीजीन एंड प्लियोट्रॉपी। मैं आपको पढ़ा रहा हूं टू जीन इंटरैक्शन, मैं आपको पढ़ा रहा हूं नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस। परफेक्ट, मैं आपको पढ़ा रहा हूं टू जीन इंटरैक्शन और मैं आपको पढ़ा रहा हूं नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस, है ना। तो नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस में टू जीन इंटरैक्शन की जहां तक बात करते हैं, नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस मैंने आपको पढ़ाना है नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस। आई होप विजिबिलिटी इज क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस है ना। नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस में मैंने आपको पढ़ाना है टू जीन इंटरैक्शन, और टू जीन इंटरैक्शन के बहुत सारे पॉइंट अपने डिस्कस हो चुके हैं। टू जीन इंटरैक्शन के मैंने आज आपको दो पॉइंट्स बताने हैं, पॉलीजीन एंड प्लियोट्रॉपी। बेसिक मतलब क्लियर कर दूं पहले, ताकि आपको फिर समझ में बेटर तरीके से आ जाए। पॉलीजीन और प्लियोट्रॉपी कहता है, पॉलीजीन यानी मेनी जीन्स, व्हेन मेनी जीन्स कंट्रोल्स सिंगल कैरेक्टर, व्हेन मेनी जीन कंट्रोल्स सिंगल कैरेक्टर, तब उस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? पॉलीजीन। लेकिन बच्चों ठीक इसके अपोजिट प्लियोट्रॉपी में क्या कहते हैं? बोलेगा कोई? One gene When controls one many gene characters. controls many character, Many characters are controlled by one gene. Single gene. यानी पॉलीजीन्स, मेनी जीन वन कैरेक्टर। लाइक इन केस ऑफ ह्यूमन स्किन कलर, हमारे केस में आपको क्या लगता है? हमारे केस में यदि मैं आपसे कहूं तो स्किन का कलर जो है वो कोई एक जीन से कंट्रोल नहीं हो रहा है, वो कंट्रोल हो रहा है तीन जीन से। वो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है, यानी ऐसे कोई इनहेरिटेंस जो एक से ज्यादा जीन से कंट्रोल होता है और जिसका हर अलील का अपना कंट्रीब्यूशन होता है, उस इनहेरिटेंस को क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस कहते हैं। देखिएगा बात, फिर रिपीट कर रहा हूं। पहले तो पॉलीजीन की बात करूं मैं, पॉलीजीन और प्लियोट्रॉपी। मैनी जीन वन कैरेक्टर, पॉलीजीन। मैनी कैरेक्टर कंट्रोल बाय वन जीन, दिस इज व्हाट? प्लियोट्रॉपी। यहां पर कई सारे जीन मिलकर एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, यहां एक कैरेक्टर कई सारे जीन से कंट्रोल हो रहा है, सॉरी कई सारे कैरेक्टर सिंगल जीन से कंट्रोल हो रहे हैं। गॉट? ये डिफरेंस क्लियर हुआ आपको? Yes, sir. Yes, sir. परफेक्ट। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि क्यों पॉलीजीन को मैं क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस कहता हूं। बात को समझिएगा, मैं क्यों इसे क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस कह रहा हूं। क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, जब मैंने आपसे कहा कि ह्यूमन स्किन कलर, बात को ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा मैथमेटिक्स है। ह्यूमन स्किन कलर के लिए तीन रिस्पॉन्सिबल जीन, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी। परफेक्ट। यदि ये होता है तो ये बहुत डार्क होता है। परफेक्ट।
और यदि मैं इसकी बात करूं स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी तो ये फेयर कलर होता है, यानी ये फेयर हो गया और ये डार्क हो गया। मिलेनिन का फॉर्मेशन, मिलेनिन पिगमेंटेशन का फॉर्मेशन, उसका सिंथेसिस और उसकी वजह से होने वाला स्किन कलर। यदि तीनों जीन अपने डोमिनेंट कंडीशन में है, होमोजाइगस डोमिनेंट में है, तो डार्क पिगमेंट कलर बनाते हैं। वो सारे स्मॉल रेसेसिव मोड में है तो वो फेयर कलर बनाते हैं। और इन सब से जो बनता है इंटरमीडिएट, उसे हम क्या कहते हैं? एनीवन? मुलेटो। मुलेटो। परफेक्ट, यानी इंटरमीडिएट कलर हो गया। अब आप समझिए, क्या दुनिया में ये तीन ही कलर होते हैं क्या? एकदम गोरा, एकदम काला और थोड़ा सा बस मुलेटो, या दोनों के बीच का इंटरमीडिएट, या इसके बीच में भी बहुत सारे वेरिएशंस हो सकते हैं? व्हाट डू यू थिंक? देयर आर सो मेनी वेरिएशंस, देयर आर सो मेनी वेरिएशंस वी एक्सपेक्ट। अभी आप ही के बीच में जो बैठे होंगे, बहुत सारे ऐसे कलर होंगे जिन्हें कहा जाता होगा फेयरली डार्क, जिन्हें कहा जाता होगा विटिश, जिन्हें कहा जाता होगा सांवला, गेरुआ, गेहुआ एंड व्हाट नॉट। देयर आर सो मेनी कलर्स। यानी चार लोग भी खड़े हो जाएं तो चारों का स्किन कलर एक जैसा नहीं दिखता। कई बार ऐसा हो जाता है। तो यार मतलब बहुत सारे कलर होंगे। वो इसीलिए होंगे, वो इसीलिए होंगे क्योंकि वो इसीलिए होंगे क्योंकि वो इसीलिए होंगे बिकॉज यहां पर मैं आपको क्या बता रहा हूं? क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। यानी यहां ये ए, दूसरा बी, तीसरा सी, इसका हर एक अलील, यानी यदि मैं आपसे कहूं कि कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी, तो ये एक अलग कलर देगा क्योंकि इसका अपना रोल है। मैं आपसे कहूं कि ये वाला, तो ये एक और अलग कलर देगा क्योंकि इसका दोनों का मिलाकर अपना कैरेक्टर है। मैं कहूं कि स्मॉल ए स्मॉल बी बट कैपिटल सी, ये एक अलग कलर है। यानी यहां पर जितने आप कॉम्बिनेशंस बनाएं, उसके अपने उतने कैरेक्टर्स। दैट मीन्स व्हाट? एवरी अलील इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग, एवरी अलील, यहां 6 अलील्स हैं, every allele is contributing its own character. If every allele is contributing their own character or own influence, then there must be so many characters. Though it is human skin color, और मैंने वही लिखाया, many genes control single character. भाई स्किन के कलर में ही वेरिएशंस हैं। परफेक्ट, यानी सिंगल कैरेक्टर हुआ स्किन कलर, which is controlled by 3 genes, or 3 genes nahi, 6 alleles. If there are 3 genes, then there should be 6 alleles. So each allele contributing their own influence. इसीलिए हर एक में भी जैसे में भी चेंज आया, डोमिनेंट, रेसेसिव, डोमिनेंट, तो चेंज आ जाएगा। Since the quantity of alleles, recessive and dominant, since the quantity of allele determine the variation in skin color, so it is known as what? Quantitative. So I should write quantity of alleles determines Phenotypic. phenotype. Therefore inheritance is what? Quantitative. Polygenic. Quantitative. Understood? Yes. Yes, sir. Yes, sir. परफेक्ट। अब बच्चों, इससे पहले कि प्योर टॉपिक स्टार्ट करूं, मैं आपको इस क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस का कैलकुलेटिव पार्ट बनाता हूं। लेकिन नताशा, डू यू अंडरस्टूड दिस? Yes, sir. Okay, you understood? Natasha, understood? Yes, sir. Perfect. Dr. Das? Yes, sir. Omkar? Yes, sir. And all the newly joined candidates कौन है? और उसमें newly joined candidate
Yes, sir. कौन है न्यूली? तन्वी। Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलिए। सो आई एक्सपेक्ट कि ये पार्ट आपको समझ में आया होगा। अब बच्चों इसका एक पार्ट और दूसरा देखते हैं यार। दूसरा पार्ट ऐसे देखते हैं, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस में कैसे हम रेशियोज निकालते हैं, क्योंकि मेंडल के लॉ से डेविएट होना चाहिए ना, तो नॉन मेंडलिज्म हुआ यार। मेंडल के लॉ से डेविएशन होना चाहिए तो नॉन मेंडलियन हुआ। अब मुझे आपको क्या बताना है कि यदि मैं दो प्योर पेरेंट्स, जैसा कि एक्सपेक्टेड भी है हर क्रॉस में, इफ वी अलाउ a cross between two pure parents, if we allow a cross between two pure parents, then what we expect in F1? बोलिए। और इसका सेल्फ क्रॉस यदि मैं कराऊं तो मुझे रेशो मिलेगा ना। So I go for selfing. When I go for selfing, I obtain how many progenies? 64. 64, क्योंकि मैंने आपसे कहा था नंबर ऑफ गैमीट का फॉर्मूला 2 पावर n, 2n. और नंबर ऑफ प्रोजेनीज का फॉर्मूला 2 2 पावर 2n। 2 का पावर 2n यदि आप कर देते हैं तो नंबर ऑफ प्रोजेनीज हो जाती है ना। अब यहां पर जो नंबर ऑफ गैमीट्स है 3, 1 2 3, सिंस देयर आर 3, सो 2 का पावर 3। अब 2 का पावर 3 यदि मैं करता हूं तो कितने गैमीट हो गए? 8। और उसका पावर में यदि 2 लगा दूं, तो नंबर ऑफ प्रोजेनीज निकल आएंगी। इज इट? Yes, sir. क्योंकि बच्चों 8 इस तरफ हो जाएंगे, 8 इस तरफ हो जाएंगे। अब ट्राइहाइब्रिड क्रॉस है ना ये। अभी तक आपने डाइहाइब्रिड देखा, मोनोहाइब्रिड देखा। नाउ आई एम टेलिंग यू द ट्राइहाइब्रिड क्रॉस। सो 8 विल बी इन दिस डायरेक्शन, 8 विल बी इन दिस डायरेक्शन। 64 बहुत बड़ा टेबल बनेगा, है ना। और वो जो टेबल बनेगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा उसको निकालने के लिए एक और साइंटिस्ट थे। कौन? पास्कल साहब ने ट्रायंगल प्रपोज किया। कैसे प्रपोज किया? इट शुड बी राइट लाइक 1 1, then 1 2 1, then 1 3 3 1। ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट, जो नए स्टूडेंट्स हैं। 6 4 1, then 1 5 10 10 5 1, then 1 6 15 20 15 6 and 1। आ रहा है क्या कुछ समझ में? What I'm doing? न्यू कैंडिडेट नताशा, व्हाट आई एम डूइंग? ये मैं लर्न करके लिख रहा हूं कि कोई लॉजिक दिख रहा है यहाँ? Sir, something logic is there. What logic? Do you know? Try to observe it properly. I'm just adding, my dear. 1 plus 1 2, 2 plus 1 3, 2 plus 1 3, 3 plus 1 4, 3 3 6, 3 1 4. Got my point? Yes, sir. So I'm just adding and creating a Pascal triangle, right? Yes. Okay. So if I write here one more line, then 1 7 21 35 35 21 7 and 1. Am I right? Yes, sir. चलिए। So दोस्तों क्या करते हैं पास्कल ट्रायंगल में? जो इवन नंबर वाला सीन होता है, like this is for monohybrid, this is for dihybrid, and this is for trihybrid। हमारा कैलकुलेशन कैसा है? मोनो डाई ट्राई? Trihybrid. Since it is trihybrid, so I should consider this row,
and this row. Perfect. So now what I'm suggesting कि ये डिस्ट्रीब्यूशन बताता है कि प्रोजेनी में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा. तो मैं क्या करता हूं, ये वाली लाइन ले लेता हूं ट्राइहाइब्रिड की. दैट इज 1 6 15 20 15 6 and 1. ओमकार अग्री? Yes, sir. ओमकार अग्री? ओके ओमकार भाई समझे? Yes, sir. Now what I'm doing, just try, मतलब कितना थोड़ा सा ध्यान दीजिए बस. मैं क्या कर रहा हूं, since there are only two alleles ना, either dominant or recessive. Agree? Yes. Yes, sir. वैभव अच्छा हो. वैभव are you there बेटा? Yes, sir. ओके वैभव, यदि मैं आपसे कहूं यहां पर केवल दो अलील्स हैं, राइट? Yes, sir. एंड वन इज डोमिनेंट एंड वन इज रिसेसिव. तो मैं क्या करता हूं, डोमिनेंट अलील को लिख देता हूं P, रिसेसिव अलील को लिख देता हूं Q. तो यहां पर मैं P का पावर मैक्सिमम कर देता हूं. कितना कर दूं P का पावर? 6. P का पावर कितना कर दूं मैं? क्यों 6 कर दूं? क्यों 6 कर दूं? 1 2 3 4 5 6. 6 रो की वजह से P का पावर 6, Q का कुछ नहीं. P का पावर 5, P का पावर 4. थोड़ा सा डिस्टेंस बना के लिखता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा. जस्ट अ मिनट. ओके मैं थर्ड लो को लिखता हूं 1 6 15 20 15 6 and 1. राइट? अब मैंने क्या किया, P का पावर 6, Q का पावर कुछ नहीं. P का पावर 5, Q का पावर 1. P का पावर 4, Q 2. P3, Q3. P2, Q4. P1, Q5 and Q6. See what I wrote here. Try to understand. I started with the condition where all the alleles are dominant. P power 6 means what I am expecting. All the alleles are dominant. Capital A, capital A, capital B, capital B, capital C, capital C. 1, 2, 3, 4, 5, 6. All the 6 alleles are dominant. ये एक कैंडिडेट तो होगा. जब भी आप चेकरबोर्ड बनाएंगे, इतना बड़ा चेकरबोर्ड में बनाते बैठूं, मैं थोड़ा सा ट्रिकी जाता हूं ना. And that was, in fact, I should say that is the reason that उस समय मेंडल को रिकॉग्निशन नहीं मिला क्योंकि लोग समझ नहीं रहे. और मेंडल को क्या पता था कि कई सालों बाद इतनी ब्रिलियंट जनरेशन आएगी जो पाठक सर से पढ़ रही होगी और समझ भी लेगी. डॉक्टर भंडारकर समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं आप? हाँ सर. यस, दैट मींस एक कैंडिडेट ऐसा होगा जिसमें ऑल द एलील्स आर डोमिनेंट. ऑल द एलील्स आर डोमिनेंट. 6 कैंडिडेट ऐसे होंगे जिसमें 5 अलील तो डोमिनेंट लेकिन एक अलील रेसेसिव एक होगा रेसेसिव. क्योंकि Q का पावर 1 है. 15 people will be like this कि 4 will be dominant and 2 will be recessive. 20 will be like this कि 3 will be dominant and 3 will be recessive. यानी ये कंडीशन जो है 20 P3 Q3 ये हो सकती है परफेक्ट हेटेरोजाइगस. अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? यस सर.
Yes. Yes, और sir. like this. और एक कंडीशन ऐसी होगी जिसमें all are recessive. All are recessive. So ऐसा तो हमेशा होता है चेकर बोर्ड में. आप फर्स्ट पे भी देखे तो 1 to 1, दूसरे पे देखे तो 1 4 6 4 1. एक कंप्लीटली डोमिनेंट, एक कंप्लीटली रेसेसिव, और 6 जो परफेक्ट हाइब्रिड. मतलब ऐसी कंडीशंस तो सभी में आएंगी. गॉट माय पॉइंट? गॉट माय पॉइंट? तो Yes, sir. ऐसा Yes. Yes, sir. अब जब मैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की बात कर रहा हूं तो इस पर कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं. पहले इसको नोट करो, समझो, और यदि समझ में आ गया हो तो फिर मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूं. इज देयर एनी डाउट टू एनीवन? No, sir. प्लीज नोट दिस. एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं. यदि मैंने आपसे कहा कि क्वेश्चन, if a character is controlled by 3 pairs of genes, if a character is controlled by 3 pairs of genes, then what will be the number of progenies with at least 3 dominant alleles? आंसर सारा आपके सामने रखा हुआ है. 42. 42. ओके. डॉक्टर दास, ओमकार, वो लोग 42. ओके 42 कह रहे हैं. डॉक्टर अदिति, कैन यू कैलकुलेट? Yes, sir. हाउ कम? प्लीज कैलकुलेट. एनीवन? One Natasha. plus. Natasha, can you? No, sir. No. चलिए कोई बात नहीं. जिन्होंने किया बहुत सारे आंसर्स आ गए हैं, बहुत सारे बच्चों ने चैट बॉक्स में आंसर डाल दिए हैं. कोशिश करें. चलिए बहुत सारे जवाब आ गए हैं, समझते हैं बच्चों कि मैंने पूछा है व्हाट विल द नंबर ऑफ प्रोजेनीज विद एटलीस्ट 3 डोमिनेंट एलील्स. नताशा, आर यू देयर? Yes, sir. अदिति एंड ऑल, अपने को चाहिए नंबर ऑफ प्रोजेनीज विद एटलीस्ट 3 डोमिनेंट एलील्स. पहले वाले में 3 डोमिनेंट एलील्स है, यस और नो? Yes, No. sir. Yes. अरे भाई 6 alleles are dominant. We need at least 3. So one should be countable. Agree? Yes, sir. Is this have 3 alleles dominant? Yes, sir. Yes. Is this 3 alleles dominant? Yes. Yes. Arey, because P for parrot. P represent what dominant alleles?
सो जहां भी p का नंबर 3 या 3 से ज्यादा है वो तो डोमिनेंट है ही 3. सो दिस शुड बी कंसीडर्ड this 1 plus 6 plus 15 plus 20, but not this one, because at least 3 allele must be dominant. और यहाँ dominant के नंबर केवल 2 है. p का पावर 2 लिखा है ना, so ये काउंट नहीं हो. So what will be countable? 1 plus 6 plus 15 plus 20, 20 plus 15 35, 35 plus 6 41, 41 plus 1, that is what? Answer should be 42. Omkar. I hope you understood. Yes, sir. Perfect. चलिए अब इसी पर बेस एक और क्वेश्चन करते हैं. इसी पर बेस एक और क्वेश्चन करते हैं. फिर एक क्वेश्चन देता हूं. क्वेश्चन है मेरा, if a gene is controlled by 3 pairs of genes, sorry, if a character is controlled by 3 pairs of genes, then what will be the number of perfect heterozygous? 20. 20. P3Q3 है ना, ये लिखा है यहाँ पर. Perfect heterozygous. That will be 20 in numbers. Instant देखिएगा. Again, one more question. If the same condition I applied, that the character is controlled by more than 3 pairs of genes, then what will be the number of perfect homozygous? 2. 2. 2. 2 है ना. What will be the number of progenies with at least one recessive trait? At least one recessive trait. Instant. 22. आयुष का आंसर आ 22. गया 63. वेरी नाइस. अरे 63 ना भाई. एटलीस्ट वन रेसेसिव चाहिए ना बच्चों. सिर्फ इसको छोड़ दो यार. अरे समझे कि नहीं समझे? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. दूसरा समझते हैं, आगे समझते हैं. If एक आगे बढ़ा कर देता हूं. If a character is controlled by 4 pairs of genes, if a character is controlled by 4 pairs of genes, समझना ध्यान से. So can you tell me the perfect heterozygous condition? Seventy. 70. 70. एक और लाइन बढ़ जाएगी ना, क्योंकि ये 3 पेयर्स ऑफ था, उसका एक और आ जाएगा 4. नताशा, कुछ आ रहा है क्या बच्चे दिमाग में कि नहीं? सर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया. ये वाला नहीं आया कि इसका कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया? नहीं, सिर्फ ये वाला नहीं आया. What I told you, a character is controlled by how many genes? 4. So what do you expect? One more line you have to draw, na? Yes, sir. Agree? Yes. So what I am doing this? 1, 8, 28, 56. then 56, then 70, then 56, then 28, then 8, then 1, right? Yes, sir. So perfect, the central position will be always perfect, right? Yes. One more question from new candidates only. No one will speak, no one will reply, only new student will reply. Omkar, Chaitanya is not there, I think, and Omkar, Chaitanya, Tanvi and Natasha. The question is, if a character is controlled by 3 pairs of genes, then what will be the number of the progenies having
having at least 4 dominant alleles. आयुष परफेक्ट, चैट बॉक्स में आ गया. संस्कृति वेरी गुड. आई एक्सपेक्ट फ्रॉम न्यू कैंडिडेट्स. रोहित वेरी गुड. प्रिया, दिया, नताशा. नताशा एक काउंटिंग गलत कर दी. नताशा 21 कैसे हुआ? सर 22. 22. आपने 21 लिखा ना? सॉरी सर. ओके. ओमकार बेटा समझा कि नहीं? तेरा जवाब नहीं आया. तन्वी, अरे तन्वी बेटा समझी कुछ? तन्वी, यू आर नॉट रिप्लाइंग एट ऑल. एनीवेज, Sir, हाँ, I didn't get this question. this one or not a single question of today's? No, this one only. This one only. मैंने क्या पूछा आपसे शौनक? What was the question? Number. If a character is controlled by 4 pairs of genes, then अरे three pairs of genes. 3 pairs of genes. हाँ. Then what will be the number of progenies? With at least 4 dominant alleles. At least 4 dominant alleles. इसमें है क्या 4 dominant? Yes. This one? Yes. This one? Yes. This one? No. क्या ही करना था शौनक? तुझे गिनती भी सिखाऊं मैं? 15, 6, 21 और 1, 22. हाँ. कर रहे हो करनी जी. चलिए बच्चों, क्लियर टॉपिक पर आता हूं. पॉलीजीन का कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक उल्टे सवाल पर जाता हूं. पॉलीजीन के उल्टे सवाल पर मैं जाता हूं. मल्टीपल एलिज्म के केस में मैंने आपको फॉर्मूला बताया था टू फाइंड आउट नंबर ऑफ जीनोटाइप्स. इज इट? Yes. अब मैं फॉर्मूला बताता हूं टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ फिनोटाइप. क्योंकि जीनोटाइप तो आप इससे निकाल लोगे, इजी है. फिनोटाइप निकालने के लिए फॉर्मूला बता दो. व्हाट वाज द फॉर्मूला? 2n plus 1. 2n plus 1. 2n plus 1. वेरी नाइस. 2n plus 1. ये तो जीनोटाइप की बात हो गई. फिनोटाइप के लिए यदि आप मुझसे पूछें तो मैं सिंपल फॉर्मूला दूंगा पॉलीजीन के केस में. 2n plus 1. तो यदि मैंने आपसे कहा कि कोई क्वेश्चन समझेगा, इफ अ कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय 3 pairs of genes, if a character is controlled by 3 pairs of genes, Sneha madam, Sneha Bade and Sneha Devre, if a character is controlled by 3 pairs of genes, then what will be the number of phenotypes? Priya, बिल्कुल ठीक. 7. 7. 7 heavy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 टाइप के phenotypes. वेरी सिंपल. नंबर ऑफ जीनोटाइप्स निकालने हैं तो आप ये निकाल लो. कितने कितने हैं निकालना है तो पास्कल ट्रायंगल बना लो. और यदि आपको काउंट करना है उसका फिनोटाइप तो ये काउंट कर लो यार. इट्स वेरी सिंपल. तो क्वेश्चन को रिवर्ट मैनर में लेके जाओ कि इफ इन अ पॉपुलेशन देयर आर ओनली 7 phenotypes, if in a population there are only 7 phenotypes, so of any skin color of whatever it is, माइस की काउंट करते हैं, माइस या रैबिट में बात करते हैं. if in a population of rabbit there are only 7 phenotypes of the skin color, then rabbit skin color is controlled by how many genes? 3. 3. एक प्लांट है दैट प्लांट, एक प्लांट पे, एक मतलब ट्री पर देयर आर 9 types of fruits.
9 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, 9 साइज, अलग अलग साइज के 9 टाइप के फ्रूट्स लगे हुए, 9. So this fruit size is controlled by how many pairs of genes? 4. 4. क्यों 4? क्योंकि 4 2 is 8 plus 1, that will be 9. Natasha, do you understand? Yes, sir. Perfect. समझ में आया कि नहीं आया? Yes. ओके. सो ये पार्ट था बच्चों पॉलीजीन के जीनोटाइप के लिए, और ये था पॉलीजीन के फिनोटाइप. अंडरस्टूड? Yes. अब बच्चों पेज नंबर 78 पर आते हैं, और मैं उसके लिए एक स्क्रीन शेयर करके आपको समझाना चाहूंगा. पेज नंबर 58. Till then, if any doubt, just tell me. If you have any doubt, please tell me. Else I'm going to share a screen. Can you see the screen? Yes. ओके. सो मैंने यहां पर पूरा ही पैराग्राफ अंडरलाइन कर दिया, और पूरा ही पैराग्राफ अंडरलाइन करने पर मुझे ये समझ में आया कि ये तो पूरा केस प्लियोट्रॉपी का था. पूरा का पूरा केस प्लियोट्रॉपी का था. कैसे प्लियोट्रॉपी का था केस? यदि मैं आपसे कहूं कि कैपिटल बीबी एंड स्मॉल बीबी, तो दिस इज अ सिंगल जीन. ट्राई टू अंडरस्टैंड. अच्छे अच्छे दिग्गज यहां पर गच्चा खा जाते हैं. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड. कैपिटल बीबी एंड स्मॉल बीबी, देयर आर 2 alleles, कैपिटल बी एंड स्मॉल बी. और यदि कैपिटल बीबी होता है तो स्टार्च का सिंथेसिस इफेक्टिवली होता है, स्टार्च का ग्रेन साइज बड़ा, मतलब ग्रेन साइज बड़ा होता है, बराबर. और वहीं पर यदि स्मॉल बीबी है तो ग्रेन साइज छोटा होता है, और कहना चाहिए कि लेजर एफिशिएंसी होती है स्टार्च सिंथेसिस. यानी पिक्चर बिल्कुल क्लियर है. देयर आर 2 alleles इन पी सीड्स. मटर के दाने में, पी सीड में कैपिटल जीन यदि बी है तो स्टार्च का ग्रेन साइज बड़ा होता है. परफेक्ट. और यदि बी स्मॉल है तो स्टार्च का ग्रेन साइज छोटा होता है. अग्री? परफेक्ट. साथ ही यदि बी कैपिटल होता है तो सीड राउंड होता है, और स्मॉल बी होता है तो सीड रिंकल्ड होता है. एवरीवन इज अग्री विद दिस कंसेप्ट? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Sure. Yes, sir. That means if I'm telling you that capital B is there, then grain size will be more. If capital B is there, the seed will be round. But if small b is there, then it will be less grain size, the small grain size, and small b is there, then the seed will be wrinkled. But यार ये तो अजीब हो गया कि यदि वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में आ जाए, कैपिटल बी स्मॉल बी, if it comes in heterozygous condition, then यार इसमें जो ग्रेन साइज बनता है वो इंटरमीडिएट साइज का बनता है. तो ये तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो गया ना. रेड और व्हाइट पिंक, याद आया क्या? Yes. Yes. यानी एक तरह से तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस बता रहा है, लेकिन वहीं पर कैपिटल बी स्मॉल बी का यदि मैं आपसे पूछूं, 'कि शेप,
यदि मैं कैपिटल बी स्मॉल बी का पूछूं शेप, तो सीड तो राउंड ही है, सीड तो राउंड है, लेकिन साइज इंटरमीडिएट है, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना भाई। कैपिटल बी राउंड और लार्ज, कैपिटल बी राउंड एंड लार्ज, स्मॉल बी स्मॉल एंड रिंकल्ड, तो दोनों के बीच का जो बना वो क्या हुआ, इंटरमीडिएट साइज, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो गया। आई होप यू नीड बोर्ड ओनली बिकॉज थ्योरी सी बच्चों, यहां स्पेस है मेरे पास और आई कैन टेक दिस मच स्पेस, जस्ट मिनट। ओके बच्चों, मैंने यदि आपसे कहा कैपिटल बी बी, तो ये किसको दिखा रहा है, लार्ज एंड राउंड, ये अग्री अग्री। Yes, sir. स्मॉल बी स्मॉल एंड रिंकल्ड, अग्री। Yes, sir. तो जाहिर सी बात है यार, इन दोनों के बीच का जो प्रोडक्ट होगा कैपिटल बी, मेंडल के लॉ को यदि आप देखोगे तो ये वाला कैरेक्टर आना चाहिए था, क्योंकि हेटेरोजाइगस हमेशा डोमिनेट होता है, इज इट? Yes, sir. होना चाहिए था, बट ये नहीं हुआ। इसने क्या किया, कैपिटल बी ने साइज तो ले लिया राउंड, साइज तो ले लिया राउंड, लेकिन शेप लार्ज और स्मॉल के बीच का ले लिया इंटरमीडिएट। आई क्या बात समझ में? यानी यहां पर मैंने क्या लिखा है, मैनी कैरेक्टर्स आर कंट्रोल बाय सिंगल जीन, जीन एक ही है, जीन एक ही है, उससे कभी लार्ज राउंड, कभी इंटरमीडिएट राउंड, कभी स्मॉल रिंकल, यानी एक ही जीन एंड सो मेनी कैरेक्टर्स। अग्री? Yes, sir. Yes, sir. If you consider starch production, if you consider size, then it is the case of incomplete dominance. But if you consider the production of amount, so normal Mendelian inheritance. If you consider shape, then normal Mendelian inheritance. If you consider size, then it is incomplete dominance. यानी एक ही जीन कभी incomplete dominance दिखा रहा है, वही जीन कभी normal Mendelian inheritance दिखा रहा है, मतलब एक ही जीन्स ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, yes or no? Yes, sir. This phenomena is known as what? Pleiotropy. New candidates, did you understand? Yes, sir. Yes, sir. It is given on page number 78 that I have shared with you all. Perfect. Today I am leaving you a bit early because that's all at my part. है ना? बाकी की चीजें आपको पढ़नी है. And from very next class, everyone must be ready. From the very next class, we'll start for molecular inheritance. Your molecular biology, the most important and most fantastic part of the complete biology of class 4. Do you agree with this? Yes, sir. sir. आप पढ़- Yes, sir. Perfect. Yes, sir. See you in the very next class. इसके पूरे क्वेश्चंस मैं आपको करने को दूंगा बच्चों, उसको करने की कोशिश कीजिए. Right? Sir. All the best. All the best. हाँ बोलिए. Any doubt? सर आप पेडिग्री भी रिवाइज करवाने वाले थे ना? पेडिग्री रिवाइज बेटा ऑनलाइन में नहीं कराऊंगा मैं. पेडिग्री खुलने का नंबर दिख रहा है, खुलने का चांस दिख रहा है, अपन ऑफलाइन में करेंगे उसको. ओके सर. चलिए, ऑल द बेस्ट.